हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का के आयुर्वेदा क्लासेस में स्वागत है। और अभी हम लोग क्रिया शरीर के सेकंड पेपर में ओज चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ओज चैप्टर में हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था ओज को, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है और आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। तो पार्ट 2 में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, व्याधि क्षमत्व। ये व्याधि क्षमत्व होता क्या है? तो मनुष्यों में किसी रोग विशेष या जीवाणु विशेष के प्रति लड़ने की शक्ति को व्याधि क्षमत्व कहते हैं। क्या बोला जा रहा है कि मनुष्यों में किसी रोग विशेष या जीवाणु विशेष, मान लीजिए किसी कोई मनुष्य है, उसमें कोई रोग हुआ है या कोई जीवाणु है, तो उनके प्रति लड़ने की शक्ति को व्याधि क्षमत्व कहते हैं। उनके प्रति लड़ने की शक्ति को क्या कहते हैं हम लोग? व्याधि क्षमत्व कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है कि जिस प्राणी में व्याधि क्षमत्व रहता है उसमें उस रोग के संक्रमण होने पर रोग उत्पन्न नहीं होता है। जिस प्राणी में व्याधि क्षमत्व रहता है उसमें उस रोग के संक्रमण होने पर रोग उत्पन्न नहीं होता है। तो एक तरह से ये बात हो रही है कि जैसे मान लीजिए कोई मनुष्य है और वो घर में बैठा हुआ है और उसे बहुत सारे क्या हैं, दुश्मन हैं। तो अगर उस मनुष्य ने अपने घर के बाहर बॉडीगार्ड्स रखे हैं तो उसके घर में दुश्मन जो है वो अटैक नहीं कर पाएगा। तो वो उसका क्या है, व्याधि क्षमत्व है। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि जिस प्राणी में क्या होता है, व्याधि क्षमत्व होता है, उसमें क्या होगा, रोग के संक्रमण होने की, किसके संक्रमण होने की, रोग के संक्रमण होने पर रोग उत्पन्न नहीं होता। जब संक्रमण उत्पन्न होगा तो क्या होगा, रोग उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि उसमें उसके लड़ने की क्षमता होती है। ठीक है, यही व्याधि क्षमत्व होता है। हमारे शरीर के चारों ओर असंख्य जीवाणु वातावरण में व्याप्त रहते हैं। हमारा जो शरीर है, तो शरीर के चारों ओर असंख्य जीवाणु होते हैं, हर तरफ उड़ते रहते हैं वातावरण में। ठीक है, ये हर तरफ व्याप्त रहते हैं। तो इसमें जो कि श्वसन आदि के द्वारा शरीर में प्रविष्ट होते रहते हैं। अब जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने में क्या होगा, वो जीवाणु हमारे अंदर शरीर में जाते रहते हैं, क्योंकि भाई वो क्या है, वातावरण में व्याप्त है, हर जगह हर तरफ है, वो उड़ रहे हैं, चिपके हैं, कहीं भी बैठे हैं, हर जगह वो व्याप्त हैं। जब हम सांस को लेंगे क्या होंगे, वो सांस के द्वारा शरीर के अंदर जाएंगे। तो वही बोला जा रहा है कि उसमें जो श्वसन आदि द्वारा शरीर में प्रविष्ट होते रहते हैं, श्वसन के कारण क्या होता है, शरीर में प्रविष्ट होते रहते हैं। फिर क्या है, रक्त में इनको नष्ट करने की क्षमता रहती है। हमारा जो रक्त होता है शरीर में, तो रक्त में किसकी क्षमता होती है, इनको नष्ट करने की क्षमता रहती है, जिससे शरीर इन जीवाणुओं के संक्रमण से बचा रहता है। जिससे क्या होता है कि शरीर जो है हमारा, वो इन जीवाणुओं के संक्रमण से बचा रहता है। इस स्वाभाविक शक्ति को ही व्याधि क्षमत्व कहते हैं। अब इससे जब बोला गया ना कि शरीर जो होता है वो क्या होता है, जीवाणुओं से संक्रमण से बचा रहता है। जीवाणु का जो संक्रमण होता है उससे शरीर बचा रहता है, और इसी स्वाभाविक शक्ति को ही व्याधि क्षमत्व कहते हैं। ठीक, इसी स्वाभाविक शक्ति को ही व्याधि क्षमत्व कहते हैं। इस स्वाभाविक शक्ति के अतिरिक्त वर्णन वर्तमान में कृत्रिम उपायों के द्वारा भी व्याधि क्षमत्व उत्पन्न किया जाता है। क्या बोला जा रहा है कि इस स्वाभाविक शक्ति को यानी बल के अतिरिक्त वर्तमान में कृत्रिम तरीके से यानी बनाए हुए उपायों के द्वारा भी व्याधि क्षमत्व उत्पन्न किया जा सकता है। अनेक जीवाणुओं के विष का प्रतिविष उत्पन्न कर सूचीभेद या अन्य उपायों के द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। क्या बोला जा रहा है कि अनेक जीवाणुओं के विष का प्रतिविष, कोई विष है उसका प्रतिविष बनाकर या उत्पन्न कर कर सूचीभेद यानी कि इंजेक्शन के द्वारा या अन्य उपायों के द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। ठीक है, क्या कराया जाता है, प्रविष्ट कराया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं या इंजेक्शन के थ्रू या टैबलेट के थ्रू देते हैं। तो वही बोला गया है कि क्या है, करते हैं इसे सूचीभेद से या अन्य उपायों के द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है, जिसके द्वारा शरीर में युक्तिकृत क्षमता उत्पन्न होती है। जिसके द्वारा क्या होता है, शरीर में युक्तिकृत, जितनी जरूरत होती है उसकी उतनी क्षमता हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है। ठीक, शरीर में रोग को नष्ट करने की क्षमता शारीरिक बल पर निर्भर करती है। अब हमारा जो शरीर है, तो शरीर में रोग को नष्ट करने की क्षमता, क्या करने की, रोग को नष्ट करने की क्षमता शारीरिक बल पर निर्भर करती है। हमारे शरीर में कितना बल है वो उस पर निर्भर करती है, और बल
ओज के आश्रित रहता है, और जो बल होता है वो किस पे आश्रित होता है? ओज पर आश्रित होता है। ठीक है, यही था व्याधि क्षमत्व। तो कभी कभी ये 5 नंबर में आ जाता है व्याधि क्षमत्व। नेक्स्ट क्या है? बल वृद्धि कर भाव, ये भी 5 नंबर में आता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं बल वृद्धि कर भाव होता क्या है। आचार्य चरक और वृद्ध वाग्भट ने कुल 12 बल वृद्धि कर भावों का उल्लेख किया है। ध्यान दीजिएगा, कितने वृद्धि कर का उपयोग किया है भावों का? 12। ठीक है, तो पहला क्या है? बलवत पुरुषे देशे जन्म। क्या है? बलवत पुरुषे देशे जन्म। क्या होता है इसमें? बलवान पुरुष के काल, काल मतलब समय, तो बलवान पुरुष के काल में जन्म होना, यथा सैंधव यानी सिंध, पंजाब आदि देश में जन्म होना। तो क्या बोला? बलवत पुरुषे देशे जन्म, तो बलवान पुरुष के काल में जन्म होना। क्लियर? सैंधव यानी कि सिंध, यहाँ पे सैंधव किससे लिया गया है? सिंध से लिया गया है। यहाँ सैंधव लवण नहीं लिया गया है, सैंधव सिंध से। तो पंजाब आदि देश में जन्म होना, तो ये काल का है प्रभाव। कहाँ पे उसने जन्म लिया है? जहाँ पे जन्म लिया है वहाँ से उसका कोरिलेट किया गया है। ठीक है, वहाँ से उसके बल को कोरिलेट किया गया है। फिर क्या है? बलवत पुरुषे काले, और यहाँ पे क्या था? बलवत पुरुषे जन्म की बात है, यहाँ बलवत पुरुषे काले की बात हो रही है। तो बलवान पुरुष के काल यानी समय में जन्म होना, काल से यहाँ हेमंत, शिशिर आदि रूप में लेना चाहिए। अब यहाँ पे काल किस में लिया गया? किस रूप में लिया गया? यहाँ पे काल हेमंत और शिशिर यानी कि ऋतु के रूप में लिया गया है। ठीक है, तो हेमंत और शिशिर ऋतु बलदायक काल हो, यही बताया गया कि हेमंत और शिशिर ऋतु जो होती है वो बलदायक काल होती है। आप देखे भी होंगे गर्मियों में बल क्या होता है? क्षीण होता है, लेकिन सर्दियों में यानी कि हेमंत और शिशिर ऋतु में क्या होता है? बल प्रबल होता है हमारे पास। ठीक है, वही बताया गया है। नेक्स्ट क्या है? सुखस्य काल योग। सुखस्य काल योग क्या होता है? सुख कारक काल, यहाँ सुख कारक काल से साधारण काल योग अर्थ किया जाता है। क्या बोला गया है? सुख कारक काल क्या होता है? तो सुख कारक काल से साधारण, मानी कोई नॉर्मल काल चल रहा है, अब उससे सुख कारक काल जो हो रहा है तो उसमें क्या गया? कोरिलेट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बीज क्षेत्र गुण संपत्त। बीज क्षेत्र गुण संपत्त मीन्स कि चक्रपाणी ने बीज से शुक्र रूप और क्षेत्र से आर्तव। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला आचार्य चक्रपाणी ने? बीज से शुक्र रूप लिया गया है और क्षेत्र से आर्तव रूप लिया गया है, और गर्भाशय रूप का ग्रहण किया गया है। ठीक है, 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, बीज से शुक्र रूप, क्षेत्र से आर्तव और गर्भाशय रूप का ग्रहण किया गया है। और किसका? गर्भाशय रूप का ग्रहण किया गया है। किससे किया गया है? बीज क्षेत्र गुण संपत्ति से। नेक्स्ट है आहार संपत्ति। तो आहार संपत्ति में समझ में आ रहा है, आहार मतलब हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि आहार की बात चल रही है। तो आहार संपत्ति होता क्या है? आहार के उत्तम गुण युक्त प्रयोग करने से बल की वृद्धि होती है, क्योंकि वृद्धि कर भावों की बात चल रही है बल के। तो वही बोला गया कि आहार के उत्तम गुण युक्त प्रयोग से, जब हम उत्तम आहार का प्रयोग करें तो हमें क्या मिलेगा? उत्तम गुण मिलेगा उसमें, तो उसमें क्या होगा? बल की वृद्धि होती है। नेक्स्ट है शरीर संपत्ति। यहाँ शरीर की बात हो रही है, तो शरीर के अंग प्रत्यंगों का अपने उत्तम गुणों से युक्त होने से बल की वृद्धि होती है। क्या बोला आचार्यों ने? शरीर के अंग प्रत्यंगों का अपने उत्तम गुण से युक्त होना। जब शरीर के अंग प्रत्यंग उत्तम गुणों से युक्त होंगे तो क्या होगा? उसमें बल की वृद्धि होगी। क्लियर? नेक्स्ट है सात्म्य संपत्ति। सात में है मीन्स कि उत्तम गुणयुक्त ब्रंघड़ आदि द्रव्य सात्म्य के प्रयोग करने से बल की वृद्धि होती है। क्या बोला जा रहा है? उत्तम गुणयुक्त ब्रंघड़। ठीक है, अगर उत्तम गुणयुक्त चीज़ें को हम लोग ब्रंघड़ कर रहे हैं तो आदि द्रव्य जो होते हैं वो सात्म्य के प्रयोग करने से बल की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, सात्म्य हो जाता है। यहाँ पर फिर बात क्या होगी नेक्स्ट की? सत्व संपत्ति। सत्व संपत्ति होते हुए भी शरीर में बल होता है, क्योंकि शरीर मन का अनुमान करता है और सत्व शरीर का अनुगमन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा। क्या है? सत्व संपत्ति होते हुए भी शरीर में क्या होता है? बल होता है। सत्व संपत्ति होते हुए शरीर में क्या होगा? बल होगा, क्योंकि
शरीर मन का अनुमान करता है, शरीर जो होता है वो मन का अनुमान करता है, और सत्व जो है वो शरीर का अनुगमन करता है। सत्व क्या करता है? शरीर का अनुगमन करता है। नेक्स्ट क्या है? स्वभाव संसिद्धि। तो स्वभाव संसिद्धि में क्या होगा? स्वभाव संसिद्धि से बलजनक कर्म की संसिद्धि का ग्रहण किया जाता है। जो स्वभाव संसिद्धि होता है उससे बलजनक कर्म की संसिद्धि का ग्रहण किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है यौवन, 10th नंबर, यौवन। तो बाल्यावस्था और वृद्धावस्था के मध्य की वय अवस्था जिसे कहते हैं वो यौवन कहलाती है। अर्थात 30 वर्ष तक की आयु यौवन कहलाती है। इसमें शरीर में बल की वृद्धि होती है। ध्यान दीजिएगा इस लाइन को, क्या बोला है? बाल्यावस्था और वृद्धावस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं। बाल्यावस्था और बीच में क्या होती है? युवावस्था। नेक्स्ट क्या है? वृद्धावस्था। तो बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो बाल्यावस्था और वृद्धावस्था के मध्य की अवस्था जो होती है उसे युवावस्था यानी कि यौवन कहलाती है वो। अर्थात 30 वर्ष तक की आयु जो होती है वो यौवन कहलाती है। इसमें शरीर में क्या होता है? बल की वृद्धि होती है। 30 वर्ष तक की आयु में क्या होगा? बल की वृद्धि होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कर्म। तो यहाँ कर्म से व्यायाम आदि कर्मों को लिया गया है। व्यायाम आदि कर्माभ्यास से शरीर में बल होता है। ठीक है। कर्म से क्या किया गया? व्यायाम लिया गया है। और कर्म क्या बोला गया? यहाँ कर्म से व्यायाम आदि कर्मों को लिया गया है। ठीक है। तो व्यायाम आदि कर्म का अभ्यास से शरीर में बल होता है। ठीक है। जब हम व्यायाम करते हैं या कर्म का अभ्यास करते हैं तो क्या होता है? शरीर में बल होता है। जैसे कोई इंसान है वो हमेशा बाइक से चलता है और उसको अचानक से साइकिल दे दिया जाए तो क्या होगा? वो तुरंत थक जाएगा। लेकिन अब उसी इंसान को धीरे धीरे क्या किया जाए? उससे कर्म कराया जाए। ठीक है। उसका व्यायाम कराया जाए तो क्या होगा? वो साइकिल आसानी से चला ले जाएगा। ठीक है। तो कर्म अभ्यास और व्यायाम से बल होता है, बल बढ़ता है। ठीक। नेक्स्ट है सहर्ष। तो शारीरिक और मानसिक रूप से हर्ष, सहर्ष। ठीक है। तो शारीरिक और मानसिक रूप से हर्ष की बहुलता होना। हर्ष यानी कि प्रसन्नता। तो वही बोला गया, शारीरिक और मानसिक रूप से हर्ष की बहुलता होना क्या कहलाता है? सहर्ष कहलाता है। क्लियर? इस तरह से हमने 12 क्या पढ़े हैं? बल वृद्धि कर भाव पढ़े हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ओज विश्रंस क्या होता है? ओज विश्रंस। तो विश्रंस में संधियों का विश्लेष, शरीर के अंगों में पीड़ा, वात आदि दोषों का अपने स्थानों से च्यवन यानी कि भ्रष्ट होना तथा शारीरिक, मानसिक और वाचिक क्रियाओं का ठीक नहीं होना ये लक्षण होते हैं। मोटा मोटा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि होता क्या है। बस क्या बोला गया है? विश्रंस में संधियों का विश्लेषण है कि डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट, डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट हो जाएगा। ठीक है। तो शरीर के अंगों में पीड़ा होना यानी कि डिप्रेशन, पेन इन ऑर्गन में क्या होना? पेन होना, दर्द होना। वात आदि दोषों का अपने स्थानों से च्यवन यानी कि भ्रष्ट होना। ठीक है। तथा शारीरिक, मानसिक और वाचिक क्रियाओं का ठीक नहीं होना ये लक्षण किसके होते हैं? ओज विश्रंस के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ओज व्यापद। तो ओज की व्यापत में शरीर के अंगों का निश्चल तथा भारी होना, वातिक शोथ, देह के वर्ण का बदलना, ग्लानि, तंद्रा, निद्रा ये लक्षण होते हैं। अब ओजो, एक क्वेश्चन आता है ओजो व्यापद, तो यही बोला गया है ओज व्यापद। तो ओज व्यापद क्या होता है? ओज की व्यापत में शरीर के अंगों का निश्चल होना, भारी होना, वातिक शोथ होना, देह के वर्ण का बदलना यानी कि शरीर के कलर का बदलना, वर्ण का बदलना, ग्लानि होना यानी अप्रहर्ष, तंद्रा, निद्रा आना ये लक्षण किसके होते हैं? ओज व्यापत के होते हैं। ये लक्षण ओज व्यापत के होते हैं। अभी हम देखेंगे ओज क्षय क्या होगा। तो ओज के क्षय में मूर्छा आएगी, मांस क्षय होगा, मोह होगा, प्रलाप होगा और मरण तक हो सकता है यानी मृत्यु हो सकती है। जब ओज का क्षय हो जाएगा, बोला गया था ना कि हृदय में ओज होता है और संपूर्ण शरीर में होता है। हृदय में क्या होता है? पर ओज होता है, संपूर्ण शरीर में अपर ओज होता है। अपर ओज की संख्या कितनी बताई गई थी? 8 बूंद बताई गई थी। और अपर ओज की संख्या अर्धांजलि बताई गई थी। लेकिन जो हृदय में हो रहा है पर ओज, यदि पर ओज खत्म हो जाएगा तो तुरंत मृत्यु हो जाएगी। और शरीर में अगर अपर ओज भी खत्म होगा तो धीरे धीरे खत्म हो तो क्या होता है? मरण तक पहुंच सकता है यानी मृत्यु हो सकती है।
तो वही बोला गया कि ओज के क्षय में मूर्छा, मांस क्षय, मोह, प्रलाप और मरण तक हो सकता है, यानी कि मृत्यु हो सकती है। किससे? ओज क्षय से। आइए ओज क्षय के लक्षण देख लेते हैं फिर क्या होते हैं ओज क्षय के लक्षण। मूर्छा, मांस क्षयो, मोह, प्रलापो, मरण इति च क्षये। श्लोक याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है। और आपको पता है ये श्लोक के मार्क्स मिलते हैं अच्छे। तो क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा प्रोनाउंसिएशन। मूर्छा, मांस क्षयो, मोह, प्रलापो, मरण इति च क्षय, ठीक है। तो ओज क्षय में मूर्छा, मांस आदि धातुओं की क्षीणता, मोह यानी ज्ञानेंद्रियों का अपने अपने विषय से सम्यक रूप से ग्रहण न करना, यानी कि अपने विषय से वो क्या होते हैं, समग्र रूप से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो अज्ञान, प्रलाप और मृत्यु ये लक्षण प्रकट होते हैं। किससे प्रकट होते हैं? ओज क्षय से। क्या होगा ओज क्षय से? मूर्छा होगी, मांस आदि धातुओं की क्षीणता होगी, मोह होगा। मोह का मतलब क्या होता है? ज्ञानेंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ संपर्क न होना या सम्यक रूप से ग्रहण न कर पाना, ठीक है। अज्ञान, प्रलाप और मृत्यु ये लक्षण प्रकट होते हैं। किसमें से होते हैं? ओज क्षय से। यहीं पे आचार्य चरक ने क्या कहा है? विभेति दुर्बलो अभीक्षणम ध्यायति व्यधि इंद्रिय दुष्छायो दुर्मना रुच्छः क्षामश्चैव ओजसः क्षय। फिर से देखेंगे, विभेति दुर्बलो अभीक्षणम ध्यायति व्याधि इंद्रियः दुष्छायो दुर्मना रुच्छः क्षमश्च ओजसः क्षय। किसके अनुसार है? आचार्य चरक के अनुसार। क्या बोला गया? ओज के क्षय हो जाने पर मनुष्य सदैव भयभीत रहता है। जब ओज क्षय हो जाएगा तो क्या होगा? मनुष्य सदैव भयभीत रहेगा, बार बार चिंता करता है। क्या करता है? बार बार चिंता करता है। इंद्रियां अब उसकी व्यथित हो जाती हैं, थक जाती हैं। शरीर का वर्ण परिवर्तित हो जाता है। शरीर क्या होता है? वर्ण जो होता है वो परिवर्तित यानी कि बदल जाता है, ठीक है। दुर्मन यानी मन क्या होता है? बलहीन हो जाता है। दुर्मना मतलब दुर्मन मतलब क्या होता है? मन का बलहीन होना। शरीर रुक्ष एवं कृश हो जाता है। शरीर क्या हो जाएगा? रुक्ष हो जाएगा और कृश हो जाएगा। भयभीत व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी रहती है। जब भयभीत कोई व्यक्ति होगा तो उसमें क्या होगा? आत्मविश्वास नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो वही बोला गया कि भयभीत व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी रहती है। कोई नया कार्य करने का साहस उसमें नहीं होता है। कोई भी नया कार्य करने का साहस उसमें क्या होता है? नहीं होता है, ठीक है। थोड़ी सी विकट परिस्थिति में घबरा जाता है। जरा सा परिस्थिति चेंज होगी वो क्या करेगा? घबरा जाएगा तुरंत, क्योंकि मन भयभीत है और मन कमज़ोर भी हो चुका है तो तुरंत क्या होगा? घबरा जाएगा। उसे सदैव मिथ्या भय सताता रहता है। इसे दूसरे शब्दों में नर्वसनेस फोबिया नर्वसनेस होगा, गलत लिखा है, ठीक है। यहाँ क्या होगा? नर्वसनेस। क्या है? नर्वसनेस फोबिया आदि नामों से जाना जा सकता है, ठीक है। क्या बोला गया? उसे हमेशा क्या होगा? मिथ्या भय सताता रहेगा। और दूसरे शब्दों में इसे क्या कहते हैं? नर्वसनेस फोबिया कहते हैं मॉडर्न में, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ेंगे? ओज वृद्धि के लक्षण। यदि ओज वृद्धि हो जा रही तो क्या होगा? अभी तो हम लोग क्षय पढ़ रहे थे, अभी हम पढ़ेंगे ओज अगर वृद्ध हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा तब क्या होगा? वृद्धि होगी तो क्या होगा? तो आचार्य वाग्भट यानी कि वृद्ध वाग्भट ने शरीरस्थ ओजो वृद्धि का उल्लेख करते हुए क्या कहा? एक श्लोक कहा है। क्या है ओज वृद्धि का श्लोक? इसको याद भी करना है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट श्लोक है तो याद कर लेंगे श्लोक। ओज वृद्धो ही देहस्य तुष्टि पुष्टि बलो उदयाः। बहुत सिंपल सा एक लाइन का श्लोक है, फिर से देखेंगे प्रोनाउंसिएशन। ओज वृद्धो ही देहस्य तुष्टि पुष्टि बल उदयाः। किसके अनुसार? अष्टांग संग्रह सूत्र के अनुसार। क्या है? ओज वृद्धि होने पर शरीर की तुष्टि होती है यानी संतोष होता है, पुष्टि होती है यानी कि सभी धातुओं एवं अवयवों की पुष्टता होती है, तथा बल यानी कि शक्ति की सम्यक वृद्धि हो जाती है।
क्या बोला गया है कि ओज वृद्धि होने पर शरीर की तुष्टि होती है यानी कि संतोष होता है, पुष्टि होती है यानी कि सभी धातुओं में अवयवों की पुष्टता होती है, तथा बल यानी कि शक्ति की सम्यक वृद्धि हो जाती है। बल क्या होता है? सम्यक वृद्धि हो जाती है। ये क्या था? ओज वृद्धि था। अच्छा, अष्टांग संग्रहकार ने क्या बोला? तो अष्टांग संग्रहकार ने ओज को शुक्र का सार कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 1 मार्क्स में आएगा एमसीक्यू क्वेश्चन। क्या होगा? अष्टांग संग्रहकार ने ओज को शुक्र का सार कहा है। ये मैंने ब्रैकेट में कर दिया। ओज को क्या बोला है? शुक्र का सार बोला है, जो अत्यंत शुद्ध होने से मल रहित माना गया है। ये बहुत शुद्ध होने से क्या माना गया है? मल रहित माना गया है। ठीक है, मल रहित माना गया। अष्टांग हृदयकार ने ओज को शुक्र का मल बताया है। ये भी याद रखिएगा। अष्टांग हृदयकार ने क्या कहा और अष्टांग संग्रहकार ने बोला है ओज को शुक्र का सार बोला है, और अष्टांग हृदयकार ने ओज को शुक्र का मल बताया है। दोनों ने अलग चीज़ें। संग्रहकार ने ओज को शुक्र का सार बोला है और अष्टांग हृदयकार ने ओज को शुक्र का मल बोल दिया है। ठीक, वहीं सारंगधर ने शुक्र का उपधातु बोला है। सारंगधर ने ओज क्या बोला है? शुक्र का उपधातु बता दिया। 3 लोगों ने 3 चीज़ें बताई हैं। अष्टांग संग्रहकार ने ओज को शुक्र का सार बोला, अष्टांग हृदयकार ने ओज को शुक्र का मल बोला, और अष्टांग सारंगधर ने क्या बोला? शुक्र का उपधातु बोल दिया है कि ओज जो है वो शुक्र का उपधातु है। तो इसी प्रकार हमारा लेक्चर जो है ओज चैप्टर फिनिश होता है। आज का लेक्चर भी फिनिश होता है। ओज चैप्टर कंप्लीट हो गया और आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ना आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सेंड करिएगा, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। ठीक, तो क्लासेस कंटिन्यू करते रहिए ताकि एग्ज़ाम में आसानी रहे, और जो ना समझ में आया वो कमेंट में सेंड करिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। और आपको मेरा लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फ्रेंड सर्कल में भी सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।